कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स कहाँ यूज करते हैं। चलिए पहले कॉन्केव मिरर के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। क्या आपने सोलर हीटर्स देखे हैं? सोलर हीटर्स वो डिवाइसेस हैं जो सन की एनर्जी को यूज करके कोई चीज को गर्म करते हैं। ये बहुत ही आम डिवाइस है जो अपने फंक्शन के लिए कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। हम ये जानते हैं कि इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज कॉन्केव मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होती हैं। यहाँ सन बहुत दूर है, इसलिए इससे आने वाली लाइट रेज अर्थ के सरफेस के पास पैरेलल हो जाती हैं। ये पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर, जिसे हम फोकस कहते हैं, वहां पे कन्वर्ज होती हैं। स्पेस में ये फोकस बहुत ही गर्म लोकेशन है क्योंकि सभी रिफ्लेक्टेड सन रेज इसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होती हैं। अगर हम एक कागज का टुकड़ा इस पॉइंट पर लाएं तो वो तुरंत ही जल जाएगा। अब हम कॉन्केव मिरर्स की इस प्रॉपर्टी को यूज करके खाना पका सकते हैं या लिक्विड्स को गर्म कर सकते हैं। आपको सिर्फ कंटेनर को इस स्टैंड पर रखना है जो फोकस पर या उसके पास है। वो थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाएगा। आप इस पर रोटी या फिर पापड़ भी बना सकते हैं। दुनिया में और कहाँ इस तरह के मिरर्स यूज किए जाते हैं? कॉन्केव मिरर्स हम बहुत दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज कर सकते हैं। जी हाँ, हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स की बात कर रहे हैं। एक कॉन्केव मिरर टेलीस्कोप में कैसे यूज किया जाता है? जब दूर के तारे से पैरेलल लाइट रेज टेलीस्कोप में प्रवेश करती हैं तो कॉन्केव मिरर पर गिरती हैं जो ऑपोजिट साइड में रखा हुआ है। ये कॉन्केव मिरर फिर सारी लाइट को एक फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, इसलिए तारे की इमेज स्पेस में इस पॉइंट पर बनती है। फिर सेकेंडरी मिरर को इस फोकल पॉइंट के पास रखा जाता है। इसे ऐसे इसलिए रखा जाता है ताकि ये लाइट को ऊपर की तरफ आईपीस की ओर रिफ्लेक्ट करे, और आईपीस में एक लेंस होता है जो फिर इस इमेज को मैग्नीफाई करता है। इस तरह से हमें बहुत दूर की एक ऑब्जेक्ट की इनलार्ज्ड इमेज दिखती है। इस तरह के टेलीस्कोप को न्यूटोनियन टेलीस्कोप कहा जाता है क्योंकि वो आइजैक न्यूटन थे जो इस कॉन्सेप्ट के साथ पहली बार आए थे। इस आईपीस के पास कौन सी लेंस यूज की गई है? जो लेंस यहाँ यूज की गई है वो कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस है। हमने लेंसेज के बारे में अभी तक पढ़ा नहीं है, घबराइए नहीं, हम इसके साथ जल्दी ही आएंगे। लेकिन पहले चलिए कर्व्ड मिरर के एप्लीकेशंस के बारे में और पढ़ते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमारे पिछले वीडियो में हमने इस मिरर के बारे में बात की थी जो बाथरूम में पाए जाते हैं। बहुत से पुरुष इसे शेविंग के लिए यूज करते हैं और काफी महिलाएं इसे अपने मेकअप के लिए यूज करती हैं। जी हाँ, ये भी एक कॉन्केव मिरर है। और अब ये बहुत ही स्पष्ट हो गया होगा कि हम इसे यहाँ क्यों यूज करते हैं। एनलार्ज्ड इमेज के कारण ये हमारे चेहरे का बेहतर व्यू देता है। एक और जगह जहाँ कॉन्केव मिरर्स यूज होते हैं वो है ऑटोमोबाइल्स हेडलाइट्स में। और हम हेडलाइट्स क्यों यूज करते हैं? हेडलाइट्स हमें अंधेरे में या डिम लाइट में हमारे सामने चीजों को देखने में मदद करती है, और हेडलाइट्स की मदद से हम उन चीजों को देखना चाहेंगे जो शायद हमसे काफी दूर पर हो। तो हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? चलिए हम कॉन्केव मिरर्स के बारे में कुछ रिव्यू करते हैं। हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पर रखा हुआ होता है तब लाइट रेज ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे से काफी दूर तक पैरेलल ट्रैवल करती हैं। तो अगर हम एक लाइट सोर्स, मान लीजिए जैसे कि एक बल्ब को कॉन्केव मिरर के फोकल पॉइंट पर या फोकल पॉइंट के पास रखते हैं तो बल्ब से लगभग सभी रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। अगर सेम कॉन्सेप्ट कार की हेडलाइट्स के लिए भी यूज किया जाए तो ये हमें आगे सड़क का दूर का व्यू देगा। ये कार्स या चीजों को देखने के लिए हमारे पर्पस को सॉल्व करता है जो हमसे काफी दूर है। हालांकि वास्तव में हम नहीं चाहते कि सभी रेज रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ट्रैवल करें। हम चाहते हैं कि कुछ रेज थोड़ा सा साइडवेज ट्रैवल करें। हम सिर्फ आगे सड़क ही देखना नहीं चाहते लेकिन आसपास की चीजें भी देखना चाहते हैं। ये हमें उन वाहनों को देखने में भी मदद करेगा जो सड़क के दूसरी तरफ या उल्टी दिशा में आ रहे हैं। तो इसके लिए हम डिफ्लेक्टर्स का यूज करते हैं। ये कुछ लाइट रेज को छोटी डिग्री में डिफ्लेक्ट करते हैं। अब जबकि हम कार्स की बात कर रहे हैं, चलिए इसके व्यू मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं। कार की साइड व्यू मिरर का क्या यूज है? क्या ये भी एक कॉन्केव मिरर है? इसके बाद क्या वो कॉन्केव मिरर है या फिर एक कॉन्वेक्स मिरर है? ठीक है, चलिए गाड़ी के साइड व्यू मिरर को देखते हैं। ये जानने के लिए कि वो कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, हमें खुद से एक आसान क्वेश्चन पूछना है कि इस मिरर का यूज क्या है। ये मिरर हमें उन गाड़ियों को देखने में मदद करता है जो हमारे पीछे होती हैं। तो अगर ये एक कॉन्केव मिरर है और हमारे पीछे जो गाड़ी वो काफी करीब है तो जो इमेज बनती है वो एनलार्ज यानी कि बड़ी होगी। काफी करीब से हमारा मतलब है कि वो कर्वेचर के सेंटर और मिरर के पोल के बीच में है, और उसका साइज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे गाड़ी पास आती जाएगी। ये एक रियल इमेज भी है। हमें इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए, है ना? इसके बड़े साइज के कारण हम पीछे वाली गाड़ी की पोजीशन या लोकेशन का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, और ये मिरर पर सारी जगह ले लेती है और इसके कारण हम दूसरी गाड़ियां या ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम कॉन्केव मिरर को साइड व्यू मिरर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं।
कॉन्वेक्स मिरर्स का क्या? जी हाँ, कॉन्वेक्स मिरर्स साइड व्यू मिरर के रूप में यूज किए जा सकते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर्स कभी भी एनलार्ज्ड इमेजेस नहीं बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर से बनी हुई इमेजेस हमेशा साइज में छोटी होती हैं और कॉन्वेक्स मिरर से बनी हुई इमेजेस हमेशा एक वर्चुअल इमेज होती है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये मिरर के पीछे बनी हुई हैं। यहाँ इसका क्या फायदा है? क्योंकि इमेज साइज में छोटी है तो इमेज देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ एक छोटे हिस्से की जरूरत है, इसलिए हम मिरर में दूसरी गाड़ियां या ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं। वास्तव में ऑब्जेक्ट्स जो दूर हैं वो भी छोटे ऑब्जेक्ट्स की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए एक कॉन्वेक्स मिरर गाड़ियों में साइड व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है। ये और कहाँ यूज किए जाते हैं? इस एग्जाम्पल से ये क्लियर है कि कॉन्वेक्स मिरर्स वहाँ यूज किए जाते हैं जहाँ हमें आसपास का ज्यादा व्यू देखना होता है। ये दुकानों में भी यूज किया जाता है, खास करके दुकानें या सुपरमार्केट्स जो बहुत बड़ी होती हैं और उनमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ये वहाँ क्यों यूज होते हैं? ये वहाँ सुरक्षा कारणों के लिए यूज किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा बड़ा व्यू देते हैं। दुकान के बड़े हिस्से में क्या हो रहा है ये आसानी से दिखा जा सकता है। दूसरी जगह जहाँ ये यूज किए जाते हैं वो है एटीएम्स, फिर से सुरक्षा कारणों के लिए। ये हमें पीछे होने वाली घटनाओं पर नजर रखने में मदद करता है ताकि कोई भी चुपके से न जाए। तो ये कुछ यूजेस थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के। हालांकि एक और प्रकार का कर्व्ड मिरर होता है। क्या आप जानते हैं उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, कॉन्वेक्स मिरर। तो एक कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? एक मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड होता है उसे कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कॉन्वेक्स मिरर से बनी इमेज कैसे दिखती है? चलिए पता लगाते हैं। हम राइट की ओर एक टेबल ड्रॉ करेंगे जैसे हमने कॉनकेव मिरर के लिए किया था। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट इससे फाइनाइट दूरी पर रखा गया है। इसकी बनी इमेज को ध्यान से देखें। क्या आप इस इमेज को सिर्फ देखने से इसकी प्रॉपर्टीज हमें ओरली बता सकते हैं? सबसे पहले हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन में छोटा है। ये क्लियर है कि इमेज डिमिनिश्ड है, यानी कि छोटी है। ऐसा लगता है कि लाइट रेज मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आ रही हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि पीछे कोई इमेज नहीं बनती है, इसलिए ये एक वर्चुअल इमेज है और ये एक अपराइट इमेज भी है। याद रखिए कि हर वर्चुअल इमेज अपराइट इमेज होती है। क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ले जाते हैं? अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेके जाते हैं तो इमेज का साइज बढ़ते जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का साइज हमेशा छोटा रहता है। क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जाते हैं? और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जाते हैं तो इमेज का रिलेटिव साइज कम होता जाता है और मिरर से कोई भी फाइनाइट दूरी पर बनी इमेज हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। अब जानते हैं कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। जी हाँ, क्या अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटली दूर हो तो? एक कॉनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटली दूर था तो जो इमेज थी वो एक सिंगल पॉइंट पर बनी थी। वो रियल, पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड इमेज थी। पॉइंट साइज्ड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनती है वो एक सिंगल पॉइंट पर बनती है। यहाँ भी वो सेम चीज हुई है। जो इमेज बनी है वो पॉइंट साइज्ड है, लेकिन यहाँ इमेज वर्चुअल है। इसलिए जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाए तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल, पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड होती है। नोट कीजिए कि भले ही ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा गया है, इमेज इन्फिनिटी पर नहीं है। ये मिरर के पीछे एक फाइनाइट दूरी पर है, भले ही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटली दूर हो। वास्तव में ये मैक्सिमम दूरी है जिस पर इमेज बन सकती है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज इस पॉइंट के पीछे नहीं बन सकती। अब हम कॉन्वेक्स मिरर से बनी इमेज को रे डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इस पहले केस के लिए रे डायग्राम बनाते हैं, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है। हमारा ऑब्जेक्ट एरो ही होगा और मान लीजिए कि ये इन्फिनिटी पर है। अब अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज एक दूसरे से पैरेलल होती हैं और हम जानते हैं कि दो रेज काफी हैं एक रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। इसलिए हम कोई भी दो पैरेलल रेज लेंगे जो मिरर पर स्ट्राइक हो रही हैं। ये रेज कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन हो। हम नोटिस कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद रेज डाइवर्ज हो रही हैं और जब हम रेज को बैकवर्ड्स एक्सटेंड करते हैं तो ये एक सिंगल पॉइंट पर मिलती हैं, जो कि इस केस में प्रिंसिपल फोकस है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब हम एक इन्फिनिटली दूर ऑब्जेक्ट की इमेज को देख रहे हैं, ये मिरर के पीछे इस सिंगल पॉइंट पर बनती प्रतीत होती है। अगर पैरेलल रेज इस दिशा में ट्रैवल कर रही हैं, तो इमेज फिर सिंगल पॉइंट पर बनती है जो प्रिंसिपल फोकस से अलग है। हम इस पॉइंट को फोकस कहते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित नहीं है। अब क्या? अब चलिए ऑब्जेक्ट को मिरर से एक फाइनाइट दूरी पर रखते हैं और इस केस के लिए बनी इमेज को रे डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे?
अगर आप हमारे वीडियोस अब तक देखते आए हैं तो इसे ड्रॉ करना आपके लिए बहुत आसान होगा। हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट पर कोई 2 पॉइंट्स लेने हैं जो इस एरो से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। पहले इन 2 ऑब्जेक्ट पॉइंट्स की इमेज का पता लगाते हैं, इन पॉइंट से निकलती कम से कम 2 रेज ड्रॉ करके। रिफ्लेक्शन के बाद ये सभी रेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे। जब हम इन रेज को बैकवर्ड्स एक्सटेंड करते हैं हमें हमारे इमेज की लोकेशन मिल जाती है। हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि ये स्पेस में रियल लोकेशन नहीं है, ये सिर्फ वो लोकेशन है जहां इमेज बनती प्रतीत होती है। हम यहाँ कुछ देर के लिए पॉज लेंगे और आपको बताएंगे कि हमने यहाँ सिर्फ इन 2 रेज को ही क्यों चुना, एक प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल और दूसरी फोकल पॉइंट की ओर। जी हाँ, ये कोई भी 2 रैंडम रेज नहीं है, हमने इन्हें किसी कारण से चुना है। यदि आपको याद है कि जब हम कॉनकेव मिरर्स द्वारा बनाई गई इमेजेस के लिए रे डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने देखा था कि रेज जो मिरर को पैरेलल हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकल पॉइंट से होकर गुजरेंगी, और जो रेज फोकल पॉइंट से होकर गुजरती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ट्रैवल करेंगी। वहां हमने सिर्फ इन 2 रेज की मदद से हमारे सारे रे डायग्राम्स ड्रॉ किए थे, लेकिन हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में रेज फोकल पॉइंट से होकर नहीं गुजर सकती क्योंकि वो मिरर के पीछे होता है। लेकिन अगर हम इंसिडेंट रे को फोकल पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करें तो वे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ट्रैवल करेंगे। जी हाँ, कोई भी रे जो फोकल पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड हो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ट्रैवल करेंगी। और अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ट्रैवल कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है जैसे ये फोकल पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ ये सभी रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे लग रही हैं जैसे ये फोकल पॉइंट से आ रही हैं। इस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ चलिए फिर से वही चलते हैं जहां हम पहले थे। अब शायद आप समझ गए होंगे कि हमने ये 2 रेज को क्यों चुना था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज पाने के लिए जल्दी से इन इमेज पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज की लेंस को मेजर करें तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की साइज उसकी इमेज से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि इमेज डिमिनिश हुई है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि मिरर से इमेज की दूरी और मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी सेम नहीं है। अगर आपको याद हो तो जब हम प्लेन मिरर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, मिरर से वर्चुअल इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी सेम थी। यहाँ भले ही एक वर्चुअल इमेज है, ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है। तो ये 2 रे डायग्राम्स हैं जो इमेज और उसकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ऑब्जेक्ट मिरर से इन्फिनिटली दूर होता है तब हमें फोकल पॉइंट पर पॉइंट साइज इमेज मिलती है, और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर लेके जाते हैं इमेज का साइज बढ़ते जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिरर के बैक साइड के पास आ रही है। हम मिरर इक्वेशन को डिराइव करना चाहते हैं। तो मिरर इक्वेशन क्या है? आप में से कुछ लोगों को पता होगा ये क्या है, और कुछ लोग इसे पहली बार सुन रहे होंगे। क्योंकि इसमें मिरर वर्ड है तो चलिए पहले एक मिरर ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ कॉनकेव मिरर ड्रॉ करें या फिर कॉन्वेक्स? खैर, मिरर इक्वेशन दोनों के लिए काम करती है, लेकिन पहले चलिए कॉनकेव मिरर से शुरू करते हैं। आप पहले से ये सब सिंबल्स जानते हैं। P पोल के लिए है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट है। C और P का मिड पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस F है, और अंत में जो लाइन इन सब को ज्वाइन करती है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट C के पीछे मिरर से एक फाइनाइट दूरी पर रखा हुआ है। हम इमेज को पाने के लिए हमारा सामान्य रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो कि निश्चित रूप से एक रियल इमेज है। तो मिरर इक्वेशन क्या है? चलिए हम इसे पहले लिख लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये 3 लेटर्स क्या सिंबलाइज करते हैं? ये पॉइंट्स के बीच डिस्टेंसेस हैं। इसे बेहतर समझने के लिए चलिए पॉइंट P पर एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे। इस इक्वेशन में u ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस u होगा। ये पॉइंट्स A और P के बीच का डिस्टेंस है। याद रखिए 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, इसलिए ये डिस्टेंस और कुछ नहीं लेकिन पॉइंट्स A और P के बीच का डिस्टेंस है। V इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस है। चलिए इसका नाम पॉइंट G रखते हैं। तो V पॉइंट्स G और P के बीच का डिस्टेंस है, और F फोकल लेंथ है जो कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस F के बराबर है। नोट कीजिए कि सभी डिस्टेंसेस मिरर के पोल से मेजर किए जाते हैं और ना कि मिरर पर कोई दूसरे पॉइंट से। तो इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि ये हमें मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मिरर से इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन देती है। क्या होता अगर इसके बजाय हम ऑब्जेक्ट को कहीं और रखते? ये फॉर्मूले को नहीं बदलता। इक्वेशन मिरर से ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, ये ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन के लिए सेम ही है। क्या होता अगर कॉनकेव मिरर के बजाय हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता? फिर से इससे हमारा फॉर्मूला नहीं बदलता।
जी हाँ, ये फॉर्मूला सभी तरह के स्फेरिकल मिरर्स के लिए ट्रू है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स। अब क्वेश्चन ये है कि हम इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव या प्रूव करेंगे। इक्वेशन को डिराइव करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम सबसे आसान वाला देखेंगे। इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो है सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट। आपने कई बार मैथ्स क्लास में सिमिलर ट्राइंगल्स को देखा होगा, तो चलिए पहले उसे रिव्यू करते हैं। सरल भाषा में ट्राइंगल्स तभी सिमिलर होते हैं जब उनकी शेप सेम होती है। एग्जाम्पल के लिए ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं क्योंकि इनकी शेप सेम है। ये ट्राइंगल सिर्फ इस ट्राइंगल का स्केल डाउन वर्जन है। ये दोनों भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इन सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में ऐसा क्या खास है? जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर हों तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी बराबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर हैं, इसलिए AB ओवर PQ, BC ओवर QR, AC ओवर PR सब एक समान हैं, और ये हमें मिरर इक्वेशन को डिराइव करने में मदद करेगा। दूसरी चीज सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में ये है कि सब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, और एंगल C एंगल R के बराबर है। ये रिवर्स में भी काम करता है, यानी कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स के लिए अगर हम प्रूव करें कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो फिर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इसे AAA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। उसी तरह अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। ठीक है, तो मिरर इक्वेशन के लिए हमारे फिगर पर वापस चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो टेंजेंट को पॉइंट B पर मिलती है। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, और इस पॉइंट से हम फिर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो टेंजेंट को पॉइंट D पर मिलेगी। नोट कीजिए कि पॉइंट्स B और D मिरर पर नहीं है, ये इस टेंजेंट पर हैं जो पॉइंट P पर ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में दोनों ही पॉइंट्स वास्तव में मिरर से बहुत नजदीक हैं। ये इसलिए क्योंकि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा है कि मिरर का एपर्चर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत कम कंसिडर कर रहे हैं। छोटे एपर्चर के कारण ये डिस्टेंसेस भी बहुत कम हैं, और हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स टेंजेंट पर होंगे। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट अज्यूम करते हैं और इन दो पॉइंट्स को एक पॉइंट। अब इन दो ट्राइंगल्स को कंसिडर कीजिए, क्या ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं? चलिए पहले हम इन्हें यहाँ अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। हम देख सकते हैं कि एंगल OAF एंगल DPF के बराबर है, लेकिन क्यों? इन दोनों का मेजर 90 डिग्रीज है। तो इन दो एंगल्स का क्या? जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, इसलिए ये दो एंगल्स भी इक्वल हैं। अब बाकी बचे हुए एंगल्स का क्या? हम ये कैसे दिखा सकते हैं कि ये भी इक्वल हैं? बहुत ही बेसिक लॉजिक से हम जानते हैं कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के दो सेट्स इक्वल होते हैं तो तीसरा सेट इक्वल ही होना चाहिए। आखिर में हमने AA या AAA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल्स OAF और DPF सिमिलर हैं। अब क्योंकि ये सिमिलर हैं, हम ये कह सकते हैं कि OA ओवर DP इज इक्वल टू AF ओवर PF इज इक्वल टू OF ओवर DF। हम इसके रेशियो में इंटरेस्टेड नहीं हैं, इसलिए हम इसे यहाँ से निकाल देते हैं। अब इस फिगर से क्या आप बता सकते हैं कि AF ओवर PF क्या रिप्रेजेंट करता है? PF फोकल लेंथ F है, लेकिन AF क्या है? हम जानते हैं कि AP मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो कि U है, लेकिन AP AF प्लस FP के बराबर है और FP फोकल लेंथ F है। तो AF और कुछ नहीं लेकिन U माइनस F है। OA और DP का क्या? ये ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट्स हैं। चलिए इन्हें HO और HI से डिनोट करते हैं। ये यहाँ खत्म नहीं होता, ये वो फॉर्मूला नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे थे। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ट्राइंगल्स IGF और BPF को कंसिडर करते हैं। ये दो ट्राइंगल्स भी AAA टेस्ट से सिमिलर हैं। हम इसे आपके लिए वेरीफाई करने के लिए छोड़ते हैं। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज बराबर होंगे। हम इस रेशियो को निकाल देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। IG और BP इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट्स हैं। PF फोकल लेंथ F है। GF क्या है? GP GF प्लस FP के बराबर है। हम जानते हैं कि FP F है। तो GP क्या है? जी हाँ, ये V है जो मिरर से इमेज की दूरी है, इसलिए GF V माइनस F है। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब चलिए इक्वेशन 2 को इन्वर्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन पाने के लिए। हम वहां ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों के इक्वल साइन के एक साइड में सेम टर्म्स हैं, इसलिए दूसरे दो साइड्स बराबर होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से और इसे और आगे सॉल्व करने से हमें हमारा रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला मिल जाता है।
आखिर में हमारे सामने हमारा मिरर इक्वेशन है। इसे डिराइव करना मजेदार था, है ना? लेकिन मिरर इक्वेशन डिराइव करने का सिर्फ एक यही तरीका नहीं है। अब अगर आपको याद होगा तो हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि ये एक जनरल इक्वेशन है। इसका मतलब कि ये इक्वेशन ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन और कोई भी स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है। लेकिन क्या ये ऐसा है? इस इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। हम वो रूल्स हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।